बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। मुल्क में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं और साफ और शफाफ इंतखाबात के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तैयारियां भी जारी हैं और बरवक्त इंतखाबात की राह में जो रुकावटें थीं वो अब बिल्कुल दूर हो गई हैं। इदारे बिल्कुल कमिटेड हैं, पुरअज़्म हैं कि अपने वक्त पर इंतखाबात होंगे और तमाम सियासी जमातों का जो आपस में मुख्तलिफ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो राब्ते हैं, मुज़ाकरात हैं, वो भी तेज़ी के साथ जारी हैं। शमूलियतें भी बड़ी तेज़ी के साथ जारी हैं। आज भी साबिक़ वज़ीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने का ऐलान किया। इसके साथ साथ दीगर मुस्लिम लीग नून की जो जमात है उसका पार्लिमानी इजलास मुसलसल उसका सिलसिला जारी है और टिकट्स दिए जा रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी अपने कैंडिडेट्स का पहले ही इंतखाब कर चुकी है, टिकट्स जारी कर चुकी है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जमातें भी मसरूफ़ हैं और मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जा रहा है। 8 फरवरी 2024 को सूबाई असम्बलियों और मुल्क में कौमी असम्बलियों के इंतखाबात होने हैं और तवक्को की जा रही है कि उसके बाद जब नई हुकूमत आएगी तो मुल्क एक बार फिर जमहूरियत की पटरी पर भी गामजन होगा, उसका तसलसल भी बरकरार रहेगा और मज़ीद इस्तेहकाम की जानिब बढ़ेगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो कुछ माशी इक़दामात भी निगरान हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं। कुछ सरमायाकारी के हवाले से भी ख़बरें आई मुख्तलिफ़ ममालिक की, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और सऊदी अरब के हवाले से। इसके साथ साथ ज़ाहिर है सरमायाकारी को लाने में SIFC का किरदार भी बड़ा अहम होगा। ये सारी जो ख़बरें हैं सरमायाकारी के हवाले से, इसने बेहतर एक इम्प्रेशन दिया और उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो भी बेहतर परफॉर्म कर रही है। मुसलसल इजाफा हो रहा है 100 इंडेक्स में। आज अगरचे के मनफी रुझान रहा, लेकिन बहरहाल जो तज्ज़ियाकार हैं वो यही कहते हैं कि ये भी एक किस्म की करेक्शन थी जो हो रही है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो डॉलर है वो भी रुपए के मुकाबले में थोड़ा सा उसकी वैल्यू कम हो रही है और रुपया जो है वो मजबूत हो रहा है, तगड़ा हो रहा है। ये भी पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। चीन और पाकिस्तान की जो दो तरफ़ा तिजारत है उसमें भी बड़ी पेशरफ्त हुई है। दोनों मुल्कों के दरमियान जो आज़ाद तिजारती मुआहदा है उस पर नज़रसानी का फ़ैसला हुआ है, दोनों मुल्कों ने इस पर इत्तेफाक किया है। तो ये भी पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बेहतर निशानी है। तो इन्हीं मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में माशी तज्ज़ियाकार डॉक्टर शम्सुल इस्लाम खान साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं माशी तज्ज़ियाकार जनाब डॉक्टर ग़ुलाम समद। डॉक्टर साहब आपको भी गुफ्तगू में खुश आमदीद कहते हैं और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब जावेद सिद्दीक़ साहब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। जावेद सिद्दीक़ साहब आपको भी गुफ्तगू में खुश आमदीद कहते हैं। शम्सुल इस्लाम खान साहब आपकी तरफ आएंगे। अगर एक मजमूई बात करें हम तो अब हम इलेक्शन की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेबिलिटी मार्केट के अंदर भी आ रही है, कुछ एतमाद बनता जा रहा है। इसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज भी बेहतर परफॉर्म कर रही है और कुछ सरमायाकारी के हवाले से भी अच्छी खबरें आई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जावेद साहब। देखिए जी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो होती है ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की गारंटी होती है और ये बड़ी खुशाइन बात है कि जब से हमारा जो सेटअप चेंज हुआ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बाकायदा दिलचस्पी दे के SIFC ना सिर्फ बनाई बल्कि कोर्ट भी उसके साथ ही एक डायरेक्शन में चल रही है कि उन्होंने वाज़े ऐलान कर दिया कि इलेक्शन होंगे और 8 फरवरी को होंगे और उसका हमने देखा कि चीफ साहब ने अभी जो लास्ट जो डिसीजन दिया है तो इसका इम्पैक्ट जो है बड़ा पॉजिटिव पड़ रहा है और लोगों को एक जो कॉन्फिडेंस लेवल उनका जो है बड़ा, इन्वेस्टर का ट्रस्ट डेफिसिट जो था वो कम हो चुका था, वो बढ़ गया दोबारा। और जब से ये नया सेटअप हुआ है उसके ऊपर अब लोगों को एक तरह से इत्मीनान का सांस मिल गया है और यही वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुसलसल आपने देखा कि तेज़ी हुई और 66,000 से भी ऊपर रिकॉर्ड चला गया। और अब जो हालिया एक दो रोज में जो आपके कुछ पॉइंट्स कम हुए हैं वो प्रॉफिट टेकिंग होती है, वो करेक्शन होती है और ये शो करती है कि मार्केट जो है एक सही डायरेक्शन में जा रही है। प्रॉफिट टेकिंग वाले प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे हैं और मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और उसमें बहुत ज़्यादा आपने ग्रोथ को देखा, यानी जेन्युइन परफॉर्मेंस है, उसकी जेन्युइन परफॉर्मेंस है कि ये वन साइडेड नहीं था और लोगों का इंटरेस्ट भी इसमें नजर आता है। और जाहिर है जब इतनी मार्केट एक 40,000 से स्टार्ट होती है और जाके 66,000 पे जाती है
तो उसमें करेक्शन होना थी और वो हुई करेक्शन। और साथ अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो आलमी एक इमेज बन गया था, जो लोग सोचते थे कि पता नहीं पाकिस्तान में क्या होगा क्या नहीं, अब उसका भी इत्मीनान कंट्रीज़ को हो गया और वहाँ से आपके पास एक मैसेजेस आना शुरू हो गए इन्वेस्टमेंट के, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर के जो है आपके ना सिर्फ देखें या गल्फ कंट्रीज से आपका हुआ, GCC से हुआ, सऊदी अरब का, फिर अभी कुवैत का भी आपका आया, तो इन्वेस्टमेंट भी आएगी क्योंकि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो जस्ट लाइक अ बर्ड होते हैं, जब स्टेबिलिटी होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो वो लैंड करना शुरू होते हैं और वो अपने प्रॉफिट को देखते हैं। पाकिस्तान आज भी दुनिया में चंद ममालिक में जहां बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, मैं कहता हूं कि 200% तक मार्जिन का प्रॉफिट है, और लोग इसमें जो नहीं आ रहे थे, लैंड नहीं कर रहे थे, जो FDI हमारी रिकॉर्ड देखा गया कि माजी में भी बहुत कम हुई और ज़्यादा नहीं बढ़ सकी, उसकी वजह एक परसेप्शन क्रिएट हो गया था कि यहाँ पर तासुर ऐसा दिया जा रहा था कि पॉलिसीज़ जो हैं वो यकसा नहीं रहती, एक जैसी नहीं रहती और तब्दील हो जाती हैं, और सियासी लोगों के मफादात होते हैं, हुकूमत चेंज होती है और पॉलिसी चेंज होती है। उसको देखते हुए ही SIFC का जो क़याम आया है, अब वो एक अम्ब्रेला है, एक प्रोटेक्शन है इन्वेस्टर के लिए। उसके बाद आपके पास देखिएगा कि आपके पे कितनी इन्वेस्टमेंट आती है और किस तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ता है। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की, एक्सपोर्ट्स का पोटेंशियल अगर आप देखें तो एग्जिस्टिंग जो पोटेंशियल है वो आपका विद इन 1 ईयर बढ़ाने का, सिर्फ आपकी जो है कुछ चीज़ों को अनलर्न करना है, कुछ को लर्न करके जो करेक्शन है पॉलिसी में वो कर देनी है, तो 50 बिलियन का तो 1 साल के अंदर ही है, और आपका जो 100 बिलियन का टारगेट है वो अचीव करना, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी बात कर दी, आपके पास उसका पोटेंशियल भी अवेलेबल है। हमें थोड़ा सा काम करना है। अगर 100 बिलियन को हमने अगर लेकर आना है तो फिर हमने बहुत सारी मार्केट्स में जहाँ पे गवर्नमेंट का किरदार हुआ करता था उसको मिनिमाइज कर देना है। हमने ये जो मुख्तलिफ चीज़ों की जो सपोर्ट प्राइसेस लगाते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि बाज़ औक़ात हमारे किसान कहते हैं जी हमसे तो सस्ता ख़रीद लिया और फिर बाप जो है 5,000 का आड़ती बेच रहा है तो हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये एक मेरे हिसाब से एक डिबेटेबल चीज़ है, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब आप ख़त्म करते हो तो ग्रोअर को असल बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उसको तो मार्केट में 4,000 रुपये से अगर गंदम है और वो 5,000 की मार्केट में बिके तो 5,000 का मिलेगा। वो फ़ायदा हमने गंदम के हिसाब से बहुत ज़्यादा लोगों को पहुंचाया, और अभी हमने जो है इसको एक और डाइवर्ट करना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हाई वैल्यू क्रॉप्स पे लेके जाओ। पाकिस्तान में अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो 4 मेजर कैश क्रॉप है हमारी, उनमें आप देखें जी कॉटन है, वीट है, आपकी शुगर केन है, राइस है। अब कॉटन के अलावा बाकी तीनों जो क्रॉप हैं वो लो वैल्यू है। गन्ने की पैदावार सिर्फ $35 पर टन उसकी जो है किसान को मिलती है। तो हमें ये जो सपोर्ट प्राइस गन्ने की है उसको स्विच करके और हाई वैल्यू पे लेके जाना है। पाकिस्तान में कनोला जो ऑयल सीड की हम एक बहुत बड़ी इंपोर्ट करते हैं, ऑयल हमारा एडिबल आता है, उसको भी रिप्लेस करने के लिए हमारी लोकल क्रॉप्स को बढ़ाना होगा और ऑयल सीड की क्रॉप्स को बढ़ाना होगा। कनोला काश्त हो रहा है पाकिस्तान में, अगर हम ये सिर्फ कनोला की तरफ कर देंगे जी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी कि जितना पैदा करेंगे हम खरीदेंगे, ये हुकूमत एक ऐलान करती है ना, ये एक उनको मॉरली सपोर्ट करता है। उसके बाद फिर जब उसका प्रॉफिट देखेंगे तो वो जो 4,000 की गंदम हम उगवाते हैं उनसे जो $250 की हम कहीं से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, वो 6 से 7,000 रुपये मन की उसको मिलेगी। हमारा इंपोर्ट का बिल कम हो जाएगा। तो हमें एक पॉलिसी की करेक्शन करके 100 बिलियन के ऊपर लेके जाना है ताकि हमारा ट्रेड डेफिसिट कम से कम होता जाए और एक्सपोर्ट्स बढ़ती जाए। ठीक है, मैं आता हूं आपकी तरफ। खान साहब दोबारा भी आता हूं, मैं डॉक्टर साहब को और जावेद सिद्दीक साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करता हूं। डॉक्टर साहब आप फरमाइए, एक तो चीन के साथ हमारी जो दो तरफा तिजारत है उसमें भी ये डेवलपमेंट हुई है। अभी रिसेंटली वजीर तिजारत की क़यादत में एक वफ्द गया था, तो एक तो वो नज़रसानी हुई, फिर हमारे सीपैक मंसूबों में भी तेज़ी आई है। हम देख रहे थे कि 3-4 साल के अंदर जो एक सुस्तरवी का शिकार थे मंसूबे, बल्कि स्टैग्नेंसी थी, जमूद का शिकार थे, अब जो है वो एक बेहतर पोजीशन में है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं हम। जी जावेद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल साहब, अगर आप ओवरऑल इस पूरे रीजन को देख लें, जिसको हम कैरिक रीजन कहते हैं, और पर्टिकुलरली जो चाइना है, यहाँ पे इसकी जो ओवरऑल शेयर साइज ऑफ द इकोनॉमी है वो बहुत ह्यूज है। तकरीबन ऑलमोस्ट 95% उसकी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स में पूरे कैरिक रीजन में कंट्रीब्यूशन वो PRC चाइना का है। यहाँ पे जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट था PRC, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और मेरे ख्याल में जितने भी MOUs वहां पे उस टाइम साइन हुए हैं रिसेंटली, वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगी पाकिस्तान की जो ओवरऑल इकोनॉमिक आउटलुक है। और यहाँ पे बिलखुसूस जो FTA हमारी फेज 2 है चाइना के साथ, उस पर डेफिनेटली गवर्नमेंट पाकिस्तान ने इनको रिक्वेस्ट की थी कि उसको रिविजिट किया जाए, क्योंकि जावेद इकबाल साहब हिस्टोरिकली अगर आप देख लें तो जो हमारा फेज 1
का जो एक एग्रीमेंट था एफटीए का, उससे वो जो एक्चुअल बेनिफिट्स थे पाकिस्तान को, खासकर जो एक्सपोर्ट्स में उसमें इंक्रीज आनी चाहिए थी, वो सिग्निफिकेंटली वहां पे नहीं आ रही थी। ओवरऑल जो इंपोर्ट साइड पे थी उसमें हमारे पास चाइना की जो कंट्रीब्यूशन थी खासकर टेक्नोलॉजी साइड्स पे, वो सिग्निफिकेंट थी। तो ये जो रिविजिट हम कर रहे हैं एफटीए एग्रीमेंट का, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा। इसमें हम देख रहे हैं कि चाइना को तकरीबन अभी उन्होंने हमें एक स्वैप एग्रीमेंट की तरफ भी जा रहे हैं, और तकरीबन जो इनिशियल हमारा स्वैप एग्रीमेंट हुआ था चाइना के साथ, वो तकरीबन $2 बिलियन का था। वो यहाँ पे हमने उनको रिक्वेस्ट की कि उसको भी बढ़ा दिया जाए। तो ओवरऑल यहाँ पे जो चाइना के साथ पाकिस्तान का जो ट्रेड परफॉर्मेंस है, वो नजर यही आ रहा है कि हम डेफिनेटली एक्सपोर्ट ओवरऑल पाकिस्तान के बढ़ जाएंगे। यहाँ पे जो दूसरी बात जो सीपेक के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो काशगर के साथ हमारी कनेक्टिविटी है, उस पर भी बातचीत हुई है। और काशगर की अगर आप ओवरऑल रोल को देख लें तो वहां पे रिसेंटली चाइना की गवर्नमेंट ने एक फ्री इकोनॉमिक जोन डेवलप किया काशगर में, फ्री इकोनॉमिक जोन उरुमची में और फ्री इकोनॉमिक जोन खुसगर में, जो कजाकिस्तान के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो इस डेवलपमेंट को अगर हम देखा जाए तो सीपेक के भैया पाकिस्तान डेफिनेटली ओवरऑल पूरे सेंट्रल एशिया रीजन के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो ये जो डेवलपमेंट हुई है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब की, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चाइना का रोल पाकिस्तान के ट्रेड में ओवरऑल, और ओवरऑल जो सीपेक का रोल है पाकिस्तान के ट्रेड में, वो जावेद इकबाल साहब बहुत ही ह्यूज है। और सिर्फ चाहिए हमें ये कि जो एक हमारी एक जो बिजनेस कम्युनिटी की है ओवरऑल ओरिएंटेशन, आप देख ले अनफॉर्चुनेटली सेंट्रल एशिया रीजन की तरफ और कैरिक ओवरऑल रीजन की तरफ वो तकरीबन मिनिमल है। अगर हम चाइना को निकालें तो तकरीबन हमारे पूरे जो इस रीजन के साथ ट्रेड है, वो तकरीबन $2 बिलियन के करीब है, जो सिग्निफिकेंटली लो है एज कंपेयर टू अदर रीजन। तो यहाँ पे जरूरत इस बात की है कि हम जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, उनको ये रियलाइज किया जाए कि जो कैरिक ओवरऑल रीजन का जो मार्केट है, मिनिमम उसकी जो पोटेंशियल है वो इस वक्त $10 बिलियन है। लेकिन डेफिनेटली अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की एस्टिमेशन देख लें तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन $40 बिलियन का हमारे पास सिर्फ ये कैरिक रीजन की जो मार्केट है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं आपकी बात को डेफिनेटली सेकंड कर रहा हूँ। सीपेक के हवाले से यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, कनेक्टिविटी के हवाले से भी डेवलपमेंट हुई है, और पाकिस्तान ने ये डेफिनेटली रियलाइज भी किया है कि अगर आप देख लें उज्बेकिस्तान के साथ हमने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान की जो रेलवे नेटवर्क है उस पे मतलब एक ट्रीटी की तरफ हम मूव हो रहे हैं। चाइना किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे की जो कनेक्शन है वो डेवलप हो रहा है। इसी तरह जो काशगर और अफगानिस्तान की जो एक कनेक्टिविटी है वो डेवलप हो रही है। तो ओवरऑल इस रीजन में अगर हम देख लें तो कनेक्टिविटी हमारी डेवलप हो रही है, और सीपेक जो ग्वादर के साथ हमें कनेक्ट करेगा पूरे काशगर रीजन को, पूरे उरुमची को, और देन उरुमची से मेन लेंथ चाइना के साथ। तो ये सारी जो डेवलपमेंट है इस साइड पे जो इकबाल साहब हो रही है, और हमारी जो गवर्नमेंट की सीरियसनेस है वो हमें नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, ये जाहिर है कि सूरत हाल ही ऐसी थी कि हम बड़ी मुश्किल से एक मुश्किल माशी सूरत हाल से तो गुजर रहे हैं एक अरसे से जावेद सिद्दीक साहब। लेकिन जाहिर है सियासी तौर पे हमें बहरहाल इस्तेहकाम की तरफ तो जाना है, तभी हम एक माशी इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे। और ये इलेक्शंस जो हैं आने वाले, ये एक बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे इस सारे मामले में। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस के हवाले से जो स्पेकुलेशंस या क्या आसाराइयाँ हो रही थी वो अब ख़त्म हो गई हैं, और हम बिल्कुल इलेक्शन की तरफ एक सॉलिड और ठोस अंदाज में बढ़ रहे हैं। और चीफ जस्टिस ने जो इस सिलसिले में जो नोटिस लिया और उन्होंने सब स्टेक होल्डर्स को बुलाया, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी उनको एक प्रेजेंटेशन दी गई। तो चीफ जस्टिस तो पहले भी कह चुके थे कि इलेक्शंस 8 फरवरी को ही होंगे और इसके बारे में कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। तो जो लोग ये करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ अनासर थे, उनको इसमें नाकामी हुई है। तो पाकिस्तान में सॉरी एक स्टेबल जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़रूरी है मईशत की तरक्की के लिए। और मैं समझता हूँ कि अब जब के पाकिस्तान में इलेक्शंस होने वाले हैं और आपने देखा कि इलेक्शन की एक्टिविटी जो है शुरू हो चुकी है, सियासी जमातों ने टिकट देने शुरू कर दिए हैं,
मुलाकातें हो रही हैं, सीट एडजस्टमेंट्स का मसला चल रहा है, इसके अलावा अलायंसेस बन रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सारे सियासी लीडर, टॉप लीडर्स खास तौर पर सियासी जमातों के बड़े मुतहर्रिक और फ़ाल हैं। सो एक इलेक्शन एक्टिविटी जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है और 8 फरवरी को हर सूरत में इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। इलेक्शंस के नतीजे में जो एक स्टेबिलिटी या इस्तेकाम आएगा वो हमारी माशी तरक्की के लिए एक नागुज़ीर ज़रूरत है और यकीनन इससे बड़ा फ़ायदा होगा, बैरूनी इन्वेस्टमेंट जो है वो आएगी और इसके अलावा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है उसको भी एक स्टेबिलिटी की वजह से एक इम्पेटस मिलेगा, एक महमीज उसको लगेगी और मैं समझता हूँ कि इकॉनमी के रास्ते पे भी हम बड़े एतमाद के साथ गामजन हो सकेंगे। जहाँ तक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर का ताल्लुक है, सारी फोर्सेस खासतौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलेक्शन कमीशन को और हुकूमत को, निगरान हुकूमत को कहा है कि वो पूरी तरह ताउन करेंगे और सिक्योरिटी की सिचुएशन को बेहतर करेंगे ताकि इलेक्शन जो हो सके और किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा। इसके अलावा कुछ जमातें रीजनल यानी सूबों में कह रही थी कि वहाँ सर्दी होगी और किस तरह इलेक्शन होंगे वगैरह वगैरह, वो खदशात भी अब ख़त्म हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क जो है वो सियासी इस्तेकाम के रास्ते पे चल पड़ा है और सारी सियासी जमातें जो है उन्होंने अपनी सरगर्मी शुरू कर दी, ये एक अच्छा साइन है। इसके अलावा वो अनासर जो कि पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं, ख़ास तौर पर इसमें कुछ हमारे हमसाया ममालिक भी हैं, वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान में एक इंतशार की कैफियत, एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो और मुल्क जो है वो अफरा तफरी का शिकार हो। तो उनके इरादे भी इस सारी सूरत हाल में जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है, शेड्यूल जारी कर दिया है और सियासी जमातें जो है अपने रास्ते पे चल पड़ी हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये मंसूबा या ये अज़ाइम अगर किसी के थे तो वो भी नाकाम होंगे। ठीक है, बड़े आपने हम बात की कि हमें आगे बढ़ना है, लेकिन साथ साथ ज़ाहिर है सियासी इस्तेकाम होगा तो एक इकनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी शमसुल इस्लाम साहब। लेकिन नए एवेन्यूज़ भी तलाश करने हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। ज़ाहिर है डॉलर की हमें ज़रूरत होती है। अब हमें अगले महीने जो है वो IMF के साथ मुज़ाकरात हैं, वो प्रोग्राम भी चल रहा है, लेकिन बहरहाल हमें तो अपने पैरों पे ही खड़ा होना है ना जी। बहुत सी चीज़ें तो हमने खुद भी करनी है। नहीं, पाकिस्तान को अपने पैरों में खड़ा जो है ना आज से बहुत साल पहले हो जाना था, लेकिन नाकस पॉलिसीज़ बनाई गई, कुछ ऐसे सियासी इंतशार आए जिसकी वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है। और अभी हम जैसे बात हो रही थी सीपैक की, अगर हम सीपैक का FTA जो रिविजिट करा लेते हैं, और ये हमारी डिमांड भी रही, कई मौक़ों पे हमने कहा भी है, क्योंकि ट्रेड बैलेंस अगर आप देखें पाकिस्तान और चाइना का, तो एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट था पाकिस्तान के साथ, और हम ज़्यादातर वहाँ पर कमोडिटीज़ की एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ से इंजीनियरिंग गुड्स और फिनिश गुड्स, वहाँ पर मशीनरी वगैरह आ रही थी। तो अब पाकिस्तान जब रिविजिट करने जा रहा है, इसको रीनिगोशिएट करने जा रहा है, तो उनको चाहिए कि इसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट पास और वर्क परमिट है ना सर, पाकिस्तानियों को भेजने के वहाँ पे, क्योंकि चाइना जो है 2.97 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है और चाइना की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मिडिल इनकम के लोग हैं जिनकी इनकम बड़ी तेज़ी से बढ़ी है और वो स्पेंड करना चाहते हैं हर वो नई चीज़ पे। ये बड़ा मैंने पॉजिटिव वहाँ चीज़ देखी है। वहाँ की नौजवान नस्ल ब्रांड्स पे जा रही है, टेक्सटाइल की चीज़ों पे जा रही है, जो नई चीज़ आती है उसको ट्राई करते हैं। तो पाकिस्तान जब अपने आउटलेट वहाँ पे खोलता है, पाकिस्तानियों को जब वहाँ पर पास और वर्क परमिट और इस तरह के जो उनको वीज़े मिलते हैं और कंपनी वहाँ पे इस्टेब्लिश होती है, तो पाकिस्तान ना सिर्फ एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल की मार्केट को, वैल्यू एडेड गारमेंट्स की मार्केट को कैप्चर कर सकता है, बल्कि पाकिस्तान की वो चीज़ें जो ट्रेडिशनली जो यहाँ पर हमारी जो एक सुबह की पहचान है उसको भी वहाँ मार्केट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके वहाँ पे फैशन शो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि लड़की ने सर के ऊपर वो शीशे वाली सिंधी टोपी पहनी हुई है और वो मुल्तानी टाइप का खुस्सा खूबसूरत कढ़ाई वाला पहना है और उनके स्टाइल के कपड़े जो हैं वो पाकिस्तान के फैब्रिक में तैयार हुए और वो कैट वॉक हो रही है,
तो मैं कहता हूं कि वहां पे ओवरनाइट लोग ऐसे आएंगे, लाइन लग जाएगी उन स्टोर्स पे पाकिस्तान के जो वो उन कपड़ों को खरीदना चाहेंगे। हमने अपनी वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स को चाइना में बढ़ाना है। हमारी राइस की कोई पोटेंशियल अभी भी बहुत ज़्यादा है, वो 1 मिलियन टन हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं और इसमें कोई 2 मिलियन टन का उसका वहाँ पे पोटेंशियल है। बिल्कुल। और उसमें राइस का ब्रोकन राइस ज़्यादा जा रहा है, 5% जाता है, लेकिन इस वक्त जो है चाइना की क्योंकि मुकामी क्रॉप अच्छी हो चुकी है तो वो ब्रोकन राइस देते हैं। हमें ये भी निगोशिएट करना है कि ब्रोकन राइस पे जो ड्यूटी का स्ट्रक्चर है उसको जीरो कर दे, ताकि पाकिस्तान उस लेवल पे आ जाए कि आसियान के लेवल पे आए, ताकि हमारी जो स्पेशल जो ट्रीटमेंट पाकिस्तान को एफटीए में मुल्क में पाकिस्तान शामिल है तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी। ना सिर्फ हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा कि अपने ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करने का, बल्कि चाइना की जो फूड सिक्योरिटी है, क्योंकि आपको पता है चाइना जो राइस के कंजम्पशन उनका स्टेपल फूड है, वो 2-3 टाइम पे राइस खाते ही खाते हैं। उसके अलावा उनकी राइस के जो ब्रोकन राइस है उसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं, वर्मिसलीज, नूडल्स, क्रैकर्स, यहाँ तक कि उनकी वाइन, ये सब चीज़ें बनती हैं। तो ये हमें एक बहुत बड़ा एक्सेस मिल सकता है। हमारा अगर कनेक्टिविटी बहाल हो जाती है और हम पाकिस्तानी जो इस वक्त एक्सपोर्ट दुनिया को करते हैं सिर्फ बाई शिप करते हैं या बाय एयर करते हैं, 80% से ज़्यादा हमारी बाई सी है, लेकिन जो सबसे सस्ता दुनिया का है वो बाय रेल। बाय रेल एक्सपोर्ट होती है तो ना सिर्फ पाकिस्तान का जो सी फ्रेट है जो हमको अराउंड 7.5 या 8 बिलियन डॉलर के करीब हमारा स्पेंड हो जाता है, चला जाता है गैर मुल्की शिपिंग कंपनियों को, उसमें कमी आएगी। और हमारी बाई ट्रेन अगर जाना शुरू हो जाता है कार्गो तो पाकिस्तान का जो है वो फास्टेस्ट रूट है। बाई रोड हम अगर शुरू कर देते हैं ट्रेवल वहाँ पे अपना बाई ट्रैफिक बाई उसके ट्रकों के ज़रिए, वो आपका हो सकता है। आपको पता है पाकिस्तानी चिलगोजे के लिए वहां पर दे आर क्रेजी फॉर पाकिस्तानी चिलगोजा छोटी छोटी पैकिंग में जा रहा है, उसको हमने एक्सप्लोर करना है। हमने जो चीज़ वहाँ मार्केट बनी हुई है उसके अलावा नई मार्केट के लिए अपने डिस्प्ले सेंटर खोलने होंगे और वो प्राइवेट सेक्टर के। माजी में आपने देखा था कि हुकूमत को कहा जाता है डिस्प्ले सेंटर खोलो, खर्च हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो चीज़ नहीं होती एक सरकारी लेवल के लोगों पर, जो प्राइवेट सेक्टर खुद कल्टिवेट कर सकता है मार्केट को, इस पे तवज्जो दी जाए। फिर पाकिस्तान सी फूड के ऊपर एक्सपोर्ट काफ़ी कर रहा है, मीट की हमारी एक्सपोर्ट वहाँ पर अभी तो उन्होंने फिलहाल हमें बॉयल्ड मीट की अलाउ किया है, हमें मीट का, डेयरी का, ये सारी चीज़ों का जब हम लेते हैं तो पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकता है। बाकी हमें एक और काम भी खान साहब ये करना होगा कि हमारे पास जो मैन पावर है ना वो बहुत सस्ती है। चाइना में आज लेबर बहुत महंगी हो चुकी है, उनका एक ड्राइवर जो है वो बहुत 15,000 युआन के ऊपर चला गया। तो हम अगर पाकिस्तान से जो स्किल्ड और ये सेमी स्किल्ड लोगों को अगर वहाँ लैंग्वेज की जो बैरियर को दूर करा के ट्रेनिंग करा के भेजेंगे तो पाकिस्तान जो ट्रेडिशनली जीसीसी से कंट्री से या और ममालिक से जो रेमिटेंस आती है वो 30-32 बिलियन की है, तो ये आपकी 60-70 बिलियन पे पहुंच सकती है। एक बहुत बड़ी मार्केट है, इस पर तवज्जो देने की जरूरत होगी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि जाहिर है ये एक आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की उस साइड पे भी तो बात की, लेकिन हमारे यहाँ भी तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने की बात हुई थी। क्या आप हमारी जो रफ्तार है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से उस रफ्तार से मुतमईन हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी तैयारी वहाँ पे नज़र नहीं आती। और दूसरा जाहिर है SIFC जो है उसका बड़ा अहम किरदार है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, क्योंकि जाहिर है कि बैरूनी सरमायाकार जब आते हैं तो वो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला उनके लिए ये होता है कि मुख्तलिफ जगहों से NOC लेना, ये सारी चीज़ें। लेकिन SIFC का किरदार जो है वो बड़ा अहम होगा आइंदा की मुस्तकबिल में जो सरमायाकारी है उसके हवाले से। जावेद इकबाल साहब, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से अगर हम पाकिस्तान की जो एक करंट स्ट्रक्चर है वो देख लें तो बज़ाहिर जो आप इसकी फार्मूलेशन देख लें वो अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक्स बेसिस पे नहीं हुई। उसकी जो फिजिबिलिटी है वो सच होनी ही चाहिए थी कि डेफिनेटली एक यूटिलिटी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो तकरीबन 7 या 8 हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिजाइन किए हैं, उस खासकर जो उसकी एरिया जो एलोकेशन है वो पॉलिटिकल बेसिस पे हुई है। इस वजह से अगर आप देख लें ओवरऑल हमारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की होना ये चाहिए था कि जो सीपेक के हवाले से अगर आप देख लें तो अभी तक जो हमारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, तो अभी तक प्रोडक्शन शुरू कर देनी चाहिए थी और ये एक्सपोर्ट की तरफ चले जाने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे अभी तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इश्यूज हैं वही हो रहे हैं। और मेरे ख्याल में इस सच मुझे नहीं लग रहा कि अगले कई सालों में हम सक्सेसफुली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को डेवलप कर जाएं। आप देख लें कि सीपेक्स जावेद इकबाल साहब तकरीबन 154 कंट्रीज में इसके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं
और अगर मैं अफ्रीका की एग्जांपल देख लूं तो अफ्रीका के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे वो पाकिस्तान के तकरीबन लगभग सिमिलर टाइम पे डेवलप होना शुरू हो गए थे। अफ्रीकन स्पेशल इकोनॉमिक जोन अब दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो सीपेक टाइप की जो बीआरआई उनकी है उसके प्लेटफॉर्म के अंडर डेवलप हो चुके हैं। तो एक बात यह है कि हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की खासकर जो एरिया लोकेशन है वो पॉलिटिकल बेसिस पे हुई है, इसलिए उसकी इकोनॉमिक्स की जो फिजिबिलिटी थी वो एज सच नहीं है। दूसरी बात, जावेद इकबाल साहब जब हम थे यहाँ पे ट्रेड मिनिस्ट्री में तो हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये एडवाइस किया था कि आप जो सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तकरीबन 9, इनको इस बिल्कुल इकट्ठे शुरू ना करें। आप पायलट बेसिस पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन लें और उनको डेवलप करें। वो कोई भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो सकती है, फॉर एग्जांपल जो फैसलाबाद वाला है आप उनको ले लें और उनको डेवलप कर लें, और उनके जो फेलियर्स है, उनके जो सक्सेस है, उनको फिर बाकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रिप्लिकेट कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही था कि हमने सारे तकरीबन सेम एक ही टाइम पे शुरू कर दिए थे। दूसरी बात, यहाँ पे एडीबी की स्टडी है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के, जो चाइना में स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप होते हैं और जब वो मैच्योर्ड होते हैं तो उनकी भी फेलियर रेट जो है तकरीबन 70% है। तो अगर चाइना में फेलियर रेट 70% है तो पाकिस्तान में तो डेफिनेटली वो मोर देन 90% होगा। इसीलिए ये सारे कुछ अंडरलाइंग काइंड ऑफ assumptions थे उस टाइम जो कंसीडर नहीं की गई। तो ये एक बुनियादी वजह है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाइना में है, वहां पे एक एग्जांपल शेंजन को देख ले, उन्होंने शेंजन को डेवलप किया और शेंजन के बाद ग्वांगझो, येल, बाकी जितने भी चाइना में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो स्लोली और ग्रेजुअली डेवलप हुए। वहां पे सब स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एक ही टाइम पे डेवलप नहीं किया गया। तो ये एक ओवरऑल जो है हमारा मसला है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के परफॉर्मेंस के हवाले से, वो अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लग रहा कि इस सच हम उसमें वो सक्सेस अचीव कर लेंगे जो चाइना ने अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अचीव किए हैं। दूसरी जो बात यहाँ पे SIFC के हवाले से, देखिए जावेद इकबाल साहब, क्यों हम SIFC की तरफ गए? सबसे जो बुनियादी मसला था वो है कोऑर्डिनेशन का। और अगेन एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्टडी है कि जब हम एक इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो तकरीबन पाकिस्तान में फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे और लोकल लेवल पे 22 कोऑर्डिनेशन एजेंसीज उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो जब 22 कोऑर्डिनेशन एजेंसी उसमें एंगेज होंगी तो वो टाइम कंजम्पशन और वो पेपर वर्क और वो सारा जो है ना वो एक ह्यूमंगस काम बन जाता है। इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट होती है वो रिलक्टेंट होती है। तो SIFC का जो बुनियादी काम था कि कोऑर्डिनेशन को मिनिमाइज करना। दूसरा जो एक प्रॉब्लम पाकिस्तान में चल रहा है वो ये कि जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आती है कुछ मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं, लेकिन वो डिस्प्यूट में चले जाते हैं, उसमें जो जुडिशरी का रोल है वो आ जाता है और वो अनफॉर्चुनेटली जो इन्वेस्टमेंट जिस पर्पस के लिए आनी होती है वो रुक जाती है। इसीलिए जो जुडिशरी का रोल था उसको भी मिनिमाइज करना जो है एक SIFC का एक बुनियादी और इंपॉर्टेंट रोल है। और थर्डली एक पूरे प्लेटफॉर्म में सिंगल विंडो ऑपरेशन जो है वो प्रोवाइड करना है, बिल्कुल सही। फैसिलिटेशन के हवाले ताकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ सके। तो SIFC का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि हम इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट कर सकें। ये ना हो कि वो सिर्फ दफ्तरों के चक्कर काटे रहे या कोई भी फाइल कर ले और वो केस जुडिशरी में चले जाए और वो सालों तक वहां पे लटका रहे। तो ये एक फैसिलिटेशन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल सही। डेफिनेटली सेकंड के जो का रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन के हवाले से। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आपने दुरुस्त कहा। जावेद सिद्दीक साहब, हम गुज़िश्ता कई अरसे से और कई महीनों से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तो हम हमेशा से साल साल से ही बात करते रहे हैं, लेकिन चार्टर ऑफ इकॉनमी की भी हम बात सुनते रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नून भी बात कहती रही है, पीपल्स पार्टी भी कहती रही है, बड़ी जमातें कहती रही हैं, लेकिन हमने देखा है कि अब माजी करीब के अंदर तो उस पर कोई बात नहीं हो सकी। लेकिन आपको लगता है कि कोई एक मुफाहमत पाई जाती है बड़ी जमातों के अंदर कि कम से कम पाकिस्तान की जो इकॉनमी है इसको भी एक रेड लाइन करार दिया जाए, बड़े मंसूबे जो मुल्की मफाद के लिए हों उनको पॉलिटिसाइज ना किया जाए, और जिसकी भी हुकूमत आए लेकिन पाकिस्तान के जो मफाद के मंसूबे हैं उनका तसलसल जारी रहे। और आपको लगता है कि इलेक्शन के बाद शायद इस हवाले से कोई पेशरफ्त हो? बिल्कुल हो सकती है। मैं समझता हूँ कि ये बात तो अब बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है हमारी सियासी जमातों पे कि पाकिस्तान का जो इस वक्त क्राइसिस है जिसको हम कह सकते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस,
वो इकॉनमी है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इतने सीवियर हो चुके हैं कि हमने इनको एड्रेस न किया, इनकी तरफ तवज्जो न दी, इस माशी बहरान से हम निकलने के लिए बड़े ठोस इकदाम, जो रिफॉर्म्स चाहिए, जो इस्लाहात चाहिए, पावर सेक्टर के अंदर टैक्स के निज़ाम को बेहतर बनाना और टैक्स के बेस को वसी तर करना, और जैसे एफबीआर कह रहा है कि हम 60 लाख नए टैक्स पेयर जो है उनको नेट में ला रहे हैं, ये तमाम बातें हैं और इनसे पाकिस्तान की इकॉनमी को एक वाइटलाइजेशन होगी, इसमें एक जान पड़ेगी। सियासी जमातों को इसका एहसास तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको एक कंक्रीट अंदाज में, जैसे आपने कहा कि एक चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है, लाजमन उनके उस पर गौर करना चाहिए, चाहे वो इलेक्शन के बाद करें, क्योंकि इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत बनेगी और जो भी अपोजिशन होगी, उसका सबसे बड़ा टास्क ये है कि वो पाकिस्तान को मौजूदा इक़्तिसादी बहरान से कैसे निकाले और लोगों में वो कॉन्फिडेंस कैसे लाए कि लोग जो आजकल बड़े मायूस हैं मुल्क की हालात से। आप सर्वे देख रहे हैं, उन सर्वेज के अंदर लोग जो है अपने मुस्तकबिल के बारे में, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में कुछ परेशान लगते हैं और वो समझते हैं कि हम सही समत में नहीं जा रहे। तो इसको दुरुस्त करने के लिए ज़रूरी है कि सियासी जमातें बैठकर तय करें कि हमारी क्या डायरेक्शन होगी, और इस वक्त जो एक दूसरे के खिलाफ माज़राई या सियासी प्रोपेगेंडा, इसको मैं समझता हूँ कि मिनिमाइज करना है, कम से कम करना है, और सब ने मिलकर पाकिस्तान को माशी एतबार से बेहतर करना है, और ये उनका एजेंडा नंबर 1 होना चाहिए, आइटम नंबर 1 इन देयर एजेंडा। अब देखें, हमें ताने दिए जाते हैं कि हम जनूबी एशिया के जो बाकी ममालिक हैं, जिसमें इंडिया शामिल है, श्रीलंका शामिल है, मालदीव शामिल है, और इस तरह के ममालिक है, उनसे भी हम पीछे जा रहे हैं। बाज़ मामलात में हम उनसे पीछे हैं। तो हमें इस पर बड़ी तशवीश होनी चाहिए, हमें, हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमारे डिसीजन मेकर्स को, हमारी गवर्नमेंट्स को, कि हम क्यों पीछे हैं। हमारे पास इतना पोटेंशियल है, हमारा एग्रीकल्चर इतना स्ट्रांग था, और ये दोबारा क्यों नहीं इतना स्ट्रांग हो सकता कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में एक वाइटल रोल प्ले करे। इसी तरह हमारी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी, उसकी परफॉर्मेंस कुछ अर्सा पहले बहुत अच्छी थी और वो डिक्लाइन पे चली गई, इस पे गौर करना है। और इसके अलावा एक्सपोर्ट्स लेड ग्रोथ, जो कि चाइना का मॉडल है, दुनिया उसके ऊपर दाद दे रही है चीन को कि उन्होंने किस तरह एक मुख्तर अरसे में 30 साल के अंदर अंदर वो एक सुपर पावर बन गए हैं और अमेरिका की टक्कर की पावर बन गए हैं। सो ये तमाम चीज़ें हैं। और हमारा एक और पड़ोसी मुल्क है जिससे हमारे ताल्लुकात बड़े कशीदा, हिंदुस्तान, उसकी मईशत भी हमारे लिए, उसमें बड़े उसका सबक हमारे लिए है कि वो किस तरह तेज़ी से उसने अपनी मईशत को बेहतर किया, और ये भी 15 या 20 साल के अंदर हुआ है। तो हमें ये सब चीज़ें पेश नज़र रखकर हमारे जो सियासी रहनुमा हैं उनको सोचना है कि पाकिस्तान को मौजूदा सियासी बहरान से भी निकालना है, और उसके अलावा जो मईशत है उसको मुस्तहकम करना है। बहुत लोग हमें कह रहे हैं कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है, आप हिंदुस्तान से आगे जा सकते थे, लेकिन आपने अपॉर्चुनिटीज वेस्ट की हैं, आपने मौके ज़ाया किए हैं। अब हमारे पास मौके ज़ाया करने का कोई मौका नहीं है, और जब अगला इलेक्शन होगा, जो भी पार्टी हुकूमत बनाएगी या पार्टीज हुकूमत बनाएंगी, उनको सब कुछ छोड़ के उनका फोकस जो है पाकिस्तान की मईशत। बिल्कुल ठीक है। और ये जाहिर है कि अगली हुकूमत के लिए पाकिस्तान की जो मईशत होगी वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन बहरहाल ये है कि इंतखाबात के बाद अब भी हम ज़ाहिर इस्तेहकाम की जानिब जा रहे हैं। इंतखाबात के बाद हमें मज़ीद सियासी इस्तेहकाम देखने को मिलेगा और फिर मईशत के लिए भी बेहतर काम हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद सिद्दीक साहब, डॉक्टर गुलाम समद साहब आपका, और शमसुल इस्लाम खान साहब आपका, आप हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल रहे। एक ब्रेक चाहता है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड।
अपने बैंक से पे पाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पे पाक। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गज़ा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है और अब तो अक़वाम मुत्तहिदा भी मुसलसल इस बात का इजहार कर रहा है और इस बात पर शदीद तशवीश का शिकार है कि गज़ा में रहने के लिए कोई जगह भी नहीं, कोई महफूज जगह भी नहीं है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि वहाँ पर इंसानी इमदाद जो है वो भी नहीं पहुँच पा रही। और ये कुछ अरसा पहले जो जंगबंदी हुई थी उसके बाद एक बार फिर इसराइल ने मुसलसल बमबारी की है फ़लस्तीन के मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर और एक बार फिर वहाँ पर सैकड़ों जो लोग हैं फ़लस्तीनी वो शहीद हो गए हैं। क्योंकर आलमी ताकतें इस वक्त तक नाकाम रही हैं दोबारा जंगबंदी के हवाले से, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं बैनुल-अक़वामी उमूर की माहिर जनाब डॉक्टर शाज़िया चीमा। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, आलमी ताकतें अब मुतहर्रिक तो नज़र आ रही हैं लेकिन इसराइल जो है वो किसी की भी नहीं सुन रहा, क्या बनेगा इस मामले का? इसराइल तब तक किसी की नहीं सुनेगा जब तक अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा। और अमेरिका जो है वो रिसेंट स्टेटमेंट में भी यही कह रहा है कि मेरी अनशेकेबल सपोर्ट जो है वो इसराइल के साथ है। अब यूरोप में से बाकायदा जो है ऑफिशियल लेवल पे, उससे पहले तो हम हर प्रोग्राम में यही बात करते हैं कि जो जनरल पॉपुलेशन है वो सड़कों पे निकली हुई है, वो एहतजाज कर रही है, वो जंग रुकवाने की बात कर रही है, लेकिन पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में ऐसा फ़िलहाल हमें देखने को नहीं मिलता। रीसेंट डेवलपमेंट में ये हुआ है कि फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम ने कैटेगोरिकली कहा है कि इस जंग को इसकी सीज़ फायर की जाए और परमानेंट बेसिस पे की जाए। तो एक तो ये बहुत नई शिफ्ट है कि ईयू जो है वो वोकल हो गया है इस चीज़ के बारे में कि ये जंग रुकनी चाहिए। अब मसला ये है कि ये जंग रुक कैसे सकती है जब इस जंग के अंदर अमेरिका जो है वो पार्टनरशिप किए हुए है इसराइल के, और इसराइल इस स्लोगन पे अपने लोगों को जंग में झोंक रहा है कि मैं को ख़त्म करके पॉलिटिकली और फिज़िकली और आइडियोलॉजिकली मैं को ख़त्म कर दूंगा और इसमें कामयाब हो जाऊंगा। जब आपका टारगेट ही इतना अनअचीवेबल हो, आप एक आइडियोलॉजी को ख़त्म करने की बात कर रहे हो जो कि ख़त्म नहीं हो सकती। फिज़िकलिटी ख़त्म हो सकती है, आइडियाज़ कहाँ ख़त्म होते हैं? तो आपका अचीवेबल गोल ही नहीं है। तो आप एक अनअचीवेबल गोल में इस हद तक आगे बढ़े हुए हैं कि आप वहाँ पे फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड तो कर ही रहे हैं। अब आपकी वॉर स्ट्रेटजी ऐसी है कि अब आप इसराइलियों को भी मार रहे हैं। रिसेंट जो 3 इसराइली जो हैं वो हलाक हुए हैं, वो अपने ही फ़ौजियों से हलाक हुए हैं। इतनी गलत स्ट्रेटजी के साथ जो है वो आप इस जंग में घुसे चले जा रहे हैं और मीडिया पे ये बात सामने नहीं आ रही कि इनकी कितनी कैजुअलिटीज़ हैं। इतने बुरे तरीके से रिटेलिएट कर रही है और इनको जानी नुकसान जो है वो पहुंचा रही है, जिसको ये बाहर निकलने नहीं दे रहे। 5,000 से ज़्यादा बंदा इनका ज़ख्मी पड़ा हुआ है, इनका जो सोल्जर है, जो इनका रिजर्विस्ट आर्मी है, 5,000 से ज़्यादा बंदा वो ज़ख्मी पड़ा हुआ है, जिसको इन्होंने लेवल प्लेन फील्ड कर दिया था गज़ा की पट्टी को। और उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि वॉर स्ट्रेटजी में जब आप, हमने पहली और दूसरी जंग अजीम में देखा कि जब आप एक शहर को बर्बाद करके उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल एक अनअचीवेबल टारगेट बन जाता है, क्योंकि वो एक जो उस शहर के अंदर मौजूद होते हैं उनके लिए गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए उनको एक एम्पल ग्राउंड दे देता है, और यही हमाकत इन्होंने यहाँ पे की है। अब सोचने की बात ये है कि अमेरिका इसके अंदर इस हद तक क्यों धंसा चला जा रहा है और मजीद धंसता हुआ क्यों नजर आ रहा है, और हमेशा की तरह हर जेनोसाइड में हिस्ट्री में भी अमेरिका का हिस्सा होता है और इस जेनोसाइड में भी ये अपना हिस्सा क्यों डालने पे तैयार है? आखिर अमेरिका क्यों इससे पीछे नहीं हट रहा है? उसकी वजह ये है कि अमेरिका के अंदर जो इसराइली लॉबी है वो इतनी स्ट्रांग है कि वहाँ पे लोग सेल्फ सेंसरशिप का शिकार हुए हैं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें बताया गया था कि
एकेडेमिया के लोग, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, इवन पॉलिटिशियंस खुल के बात नहीं कर रहे हैं कि हमारा करियर स्टेक पे हो जाएगा, हमारा करियर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इजरायली लॉबी इस हद तक उसने अपने पंजे वहाँ गाड़े हुए हैं कि आपकी नौकरियाँ जा सकती हैं, आपके करियर बर्बाद हो सकते हैं। तो ये एक ऐसा चक्कर है कि इसको समझते समझते भी मुझे नहीं लगता कि एक लाइफ टाइम काफ़ी है ये इतने भयानक साइकिल को, इस डॉक्टर साहबा, विशियस वेस्टर्न साइकिल को मीडिया ने भी तो समझने। अपना किरदार जो है ना उस तरह से नहीं अदा किया। उन्होंने भी तो बहुत मुतासिब और मनफी रिपोर्टिंग की है इस हवाले से। वेस्टर्न मीडिया जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रोल में है ज्यूइश लॉबी के। वेस्टर्न मीडिया तो मोस्टली अगर हम उंगलियों पे गिन सकते हैं वो ज्यूइश फंडिंग पे चलता है, और या फिर उनके अपने इदारे हैं, आई मीन बिजनेस प्लान्स हैं वो यहूदियों के, उसमें इजरायली लॉबी इतनी स्ट्रांग है। ये तो अब थोड़ा सा हिले हैं जब लोगों ने, इनकी रेटिंग जो है वो नोज डाइव कर गई वेस्टर्न मीडिया की, लोगों ने इनको देखना छोड़ दिया, तो फिर इनको अपनी सर्वाइवल की जंग के लिए हल्का सा जो है वो थोड़ा सा टिल्ट लेना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद ये आपको सही रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कर नहीं सकते हैं, ये एम्प्लॉयज़ हैं। एज ऑलवेज जैसे प्राइवेट मीडिया होता है, प्राइवेट मीडिया हमेशा सेठ का जो है वो मुलाजिम होता है, तो जो डिसाइड होता है वही आपने आगे से बताना होता है। आप उम्मीद कर सकते हैं किसी स्टेट मीडिया से अनबायस्ड होने की, लेकिन प्राइवेट मीडिया तो प्राइवेट वेंचर्स होते हैं, वो तो इस पे ऑपरेट कर रहे होते हैं कि आपके पास आप रेवेन्यू कितना जनरेट करेंगे और आप हमें फ़ायदा कितना देंगे, हमारे एजेंडाज को प्रोमोट कैसे करेंगे। तो मीडिया तो रिसेंटली मैंने इस पे लिखा भी है कि ये मीडिया के लिए एक ऐसा हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट है, या तो ये अपनी रेलेवेंस को साबित कर देगा या ये हमेशा के लिए हिस्ट्री में इररेलेवेंट हो जाएगा। वेस्टर्न मीडिया वैसे भी मेन स्ट्रीम लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, जितनी बायस्ड उसकी रिपोर्टिंग है, और ख़ास तौर पे जिस तरह से वो इसराइल और फ़लस्तीन के इस कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रहे हैं। यानी इसराइल कहता है कि जी वो जितने भी फ़लस्तीनी हैं ये ह्यूमन एनिमल हैं, मैं इनको स्टार्व कर दूंगा, मुझे ह्यूमन एड इन तक पहुंचानी ही नहीं है। तो ये खबरें हमें पैरेलल मीडिया से क्यों पता चलती हैं? ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं बता रहा कि इसराइल जो है वो रेफ्यूजी कैंप्स के ऊपर हमले कर रहा है? ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं बता रहा कि होली फैमिली चर्च जो है उसके अंदर 300 क्रिश्चियन फंसा हुआ है, 3 खवातीन जो है उनको इन्होंने गोली मार दी है इसराइली फोर्सेस ने। ये सारी चीज़ें हमें पैरेलल मीडिया से क्यों पता चलती हैं? मीडिया का रोल क्या है? हमेशा अनबायस्ड रिपोर्टिंग करना और खबर जो है वो नाजरीन तक पहुंचा देना। अब हमारी मर्जी है उसके बाद फिर देखने वाला सुनने वाला उसमें डॉक्टर से क्या साहब, अक़वाम कर। मुत्तहिदा को क्या चीज़ उसके राह में रुकावट है कि टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ हो जाए? ज़ाहिर है आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के अलावा तो इस मसले का कोई दूसरा हल नहीं है, लिहाजा टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक तो अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार और एक टू स्टेट सोल्यूशन। टू स्टेट सोल्यूशन हमें याद होगा ओस्लो अकॉर्ड में जब अमेरिका ने मीडिएट कराया और यासिर अरफात और उस वक्त के इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया कि ये टू स्टेट्स जो हैं ऑपरेट करेंगी। तो उसके बाद हमने देखा कि ओस्लो अकॉर्ड के बाद उन इजरायली प्राइम मिनिस्टर का मर्डर हो गया और एक एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी जिसका नेतन्याहू मेंबर था उस वक्त वो पावर में आ गई और ये सारे का सारा जो है वो लपेट के रख दिया गया और टू स्टेट नेशन जो है रेजोल्यूशन जो है वो बैक बर्नर पे चला गया। और उसके बाद ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट आया और अमेरिका ने और इसराइल ने ग्रेटर इसराइल की खिचड़ी पकाई कि हमें क्या ज़रूरत है ये 3 पैसेजेस जो हैं वेस्ट बैंक के, रफा क्रॉसिंग के, गज़ा के या गोलान हाइट जो है, ये छोटे छोटे से तो इलाके हैं, तो हमें ये देने की क्या ज़रूरत है? इसको हम इकट्ठा करके हम ग्रेटर इसराइल क्यों ना बनाएं? तो इस ग्रेटर इसराइल के ख्वाब की वजह से आज इतने शदीद पैनिक मोड पे इसराइल आ गया है कि बहुत सीरियस डिस्कशन हो रही है कि इसको रोका कैसे जाए। इवन अमेरिका के अंदर हम यही बात कर रहे थे अभी कि सेल्फ सेंसरशिप तो है, लेकिन लोगों को नजर आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। अगर आपने खत्म करना है तो आप जनरल पॉपुलेशन की पर्जिंग क्यों कर रहे हैं? आप उनको विक्टिमाइज क्यों कर रहे हैं? आप उनको स्टार्व कर रहे हैं, ना सिर्फ गोलियां मार रहे हैं, बम्बार्ड कर रहे हैं, आप उनको वहां पे आपने कहत की सूरत हाल पैदा की हुई है, पीने का साफ पानी नहीं है, आप उनको अस्पतालों में वेंटिलेटर से उठा उठा के जो है आप उनको उनके स्विच ऑफ कर रहे हैं। तो ये एक नेक्स्ट लेवल के वॉर क्राइम्स हैं।
बिल्कुल ठीक, लेकिन बिल्कुल। हैरत की बात ये है कि आप देखें, हम भी हिस्ट्री में ये देख रहे हैं और सिर्फ बात कर रहे हैं। और हम ये समझते थे कि शायद माजी में चीज़ें इतनी कंट्रोल में नहीं होती थी। अब इंसानियत बहुत तरक्की कर गई है और शायद हमने अपने आप को बहुत सिविलाइज्ड कर लिया है। मुझे लगता है हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहां हम हलाकू खान और चंगेज़ खान के ज़माने में खड़े हुए थे। जहां तक यूनाइटेड नेशंस का सवाल है, वो तो इस वक्त एक सबसे बड़ी आयरनी है सिचुएशन की। ठीक, बहुत यूनाइटेड नेशन इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रही है। यूनाइटेड बिल्कुल नेशन सही, इस और वक्त इसको खुद अपना एक किरदार बहरहाल एक मौसर तरीके से अदा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा आपका। फ़लस्तीन के अंदर कोई अस्पताल महफूज नहीं रहा, कोई कैंप महफूज नहीं रहा, कोई स्कूल महफूज नहीं रहा। जहाँ जहाँ लोग मौजूद हैं पनाह लिए हुए, उन पर भी इसराइल ने बमबारी की है, जो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है और जो शदीद अल्फाज में इसकी पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।